साल 2022 में यूनाइटेड नेशन अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग्स रिलीज करता है और 191 कंट्रीज में से इंडिया को मिलता है 132 रैंक। अब पिछली 4 या 5 सालों की बात करें तो भारत का रैंकिंग 130 के आसपास ही रहा है। पर इस बार एक पॉजिटिव बात यह थी कि ओवरऑल जेंडर गैप यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल वो इंडिया में कम हुए हैं और बाकी कंट्रीज के मुकाबले तेजी से कम हो रहे हैं। इस बात की प्रशंसा यूनाइटेड नेशन ने खुद करी है। पर इस रिपोर्ट की सबसे एस्टोनिशिंग बात मुझे ये लगी कि श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज इन रैंकिंग्स में हमसे आगे हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे वो हमसे अच्छा कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर मेजर करना है तो 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है हेल्थ, यानी कि आप कितने साल जीते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन कितना है। दूसरा है एजुकेशन, यानी कि ऑन एन एवरेज कितने सालों की स्कूलिंग होती है। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर पर कैपिटा इनकम। कंट्री की टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करके हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एचडीआई रैंकिंग्स में टॉप कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड जैसी कंट्रीज हैं। और बॉटम की बात करें तो अफगानिस्तान और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज इस लिस्ट में शामिल हैं। श्रीलंका हमसे बहुत आगे है इन रैंकिंग्स में और 73rd रैंक पे है। इसका मतलब एचडीआई रैंकिंग्स में इंप्रूव करने के लिए अभी एज अ कंट्री हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं कि कंट्रीज ऐसा क्या कर रही हैं कि एचडीआई रैंकिंग्स में हमसे आगे हैं। मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है इसराइल, जिसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ। इसका ज्योग्राफिकल एरिया भारत के मणिपुर राज्य के जितना है। कुल आबादी 93 लाख। 50 के दशक से ही इसराइल ने अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खर्च किया। एज ए रिजल्ट आज इसराइल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 22वें पायदान पे है। एवरेज लाइफ स्पैन 83 साल है। लिटरेसी रेट 2004 से ही 97% से भी ज्यादा है। ये आंकड़े भारत के मुकाबले काफी बेहतर हैं। इसराइल टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रांग हो गया है कि सिलिकॉन वैली के बाद सबसे ज्यादा टेक स्टार्टअप्स इसराइल की राजधानी टेल अवीव में है। आज इसराइल कई सारे अन्य देशों को डिफेंस इक्विपमेंट और आर्म्स सप्लाई कर रहा है। इंडिया भी इसराइल से ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जैसे वेपन्स इंपोर्ट करता है। इसराइल एक ज्यूइश स्टेट है और अरब कंट्रीज से घिरा हुआ है। इनके बीच 1948 से ही जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बट फिर भी इसराइल पूरे इलाके का शेर बन के घूमता है। 6 से 7 बार अरब और इजरायली फोर्सेस का आमना सामना हुआ है। हर बार जीत इसराइल की ही हुई। 1967 का वॉर तो इसराइल ने 6 ही दिनों में जीत लिया था, जबकि अरब कंट्रीज के कंपैरिजन में इसराइल के पास 50% से भी कम रिसोर्सेज थे। 1967 के 6 डेज वॉर के बाद इसराइल ने अरब कंट्रीज की काफी सारी लैंड कैप्चर कर ली। आप देख ही सकते हैं कि वॉर के पहले अरब कंट्रीज के पास जो ग्रीन वाला एरिया है वो वॉर के बाद कितना कम रह गया है। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि इसराइल ने अपनी आरएनडी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काफी भारी इन्वेस्टमेंट किया था। वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको इतनी दूर इसराइल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का ही एक राज्य केरला ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में कहीं आगे है। गॉड जोन कंट्री यानी केरल का 590 किलोमीटर लंबा कोस्टल एरिया वेस्टर्न घाट्स का अभिन्न अंग है, जो कि एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यानी कि एक ऐसी जगह जहां रेयर प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। बेहद सुंदर बीचेस, बैक वाटर्स, लश हिल स्टेशन और एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ केरल को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। केरल का लिटरेसी रेट 96% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 97 और फीमेल लिटरेसी रेट 95% है। नीति आयोग द्वारा रिलीज किए गए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में भी केरल इज नंबर 1। लगभग 60 लाख केरल के लोग गल्फ कंट्रीज और वेस्टर्न नेशंस में काम कर रहे हैं। इनमें से 1/3 यानी कि 20 लाख हाईली स्किल्ड काम करते हैं। ये लोग केरल में रहने वाले अपने परिवारजनों को जो धनराशि भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोला जाता है, और रेमिटेंस का केरल की स्टेट जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान है। सेक्स रेशियो की बात करें तो फॉर एवरी 1000 मेल्स देर आर 1084 फीमेल्स। ओवरऑल पॉपुलेशन में फीमेल्स की हिस्सेदारी 52% है। पुराने समय से ही केरल के राजा महाराजा यानी कि त्रवणकोर, कोचिन और कैलिकट की रियासतों ने जनरल एजुकेशन और इंग्लिश को बढ़ावा दिया। इनकी प्रोग्रेसिव विचारधारा का फायदा आम जनता को हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने भी एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट के महत्व को लोगों तक पहुंचाया। एजुकेशन के मामले में केरल को एक हेड स्टार्ट जरूर मिला, पर आजादी के बाद सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी एजुकेशन पर खास ध्यान दिया। केरल अपनी जीडीपी का 6.5% हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर साल इन्वेस्ट करता है। गांव गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इफेक्टिव तरीके से काम भी करते हैं। इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। केरल के लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन 75 साल है, जबकि नेशनल एवरेज 68 के आसपास है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भारत में सबसे कम और यूएस के बराबर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी भारत में सबसे कम और ये भी यूएस के बराबर है। केरल का हेल्थ केयर सिस्टम कितना रोबस्ट है, इस बात का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2018 का नीपा वायरस
और 2020-21 कोरोना वायरस केसेस को बड़े ही एफिशिएंट तरीके से केरल में हैंडल किया गया और यहाँ दूसरे स्टेट्स के मुकाबले कम लोगों की जानें गई। पूरे कंट्री में केरल की हेल्थ केयर सिस्टम की जमकर तारीफ भी हुई। केरल हो या इजराइल, दोनों ने ही हेल्थ केयर और एजुकेशन पे हैवी इन्वेस्टमेंट करी है और काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इससे उनका ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा कॉम्पिटेंट और ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड हो गया है। हर स्टेट की तरह केरल की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, बट एम्प्लॉय एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केरल के पास एक गुड गवर्नेंस का मॉडल है, इसको हम दूसरे स्टेट्स में भी नेसेसरी चेंजेस के बाद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंडिया के 65% लोग अभी भी रूरल और रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। इन एरियाज़ में बहुत तेज़ी से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने का काम चल रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को भी हेल्थ केयर और एजुकेशन का ईजी एक्सेस मिलेगा और इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो हम जल्दी हासिल कर पाएंगे।